नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में तहसील दिवस पर अधिकारी गायब, फरियादी हुए परेशान। हल्द्वानी में मजहर नईम नवाब ने किया आम बजट का समर्थन, कहा यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। शाइनिंग स्टार स्कूल को विप्रो अर्थियन राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित, रामनगर का नाम हुआ रोशन। रुद्रपुर की कल्याणी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई आयोजित। किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का आरोप, मेरी छवि को खराब करने की साजिश। रुद्रपुर में त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति और नशे पर कड़ी निगरानी। रुद्रपुर में अनक सक्सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि, युवा विचारों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। रामनगर में पूर्व सैनिकों का स्वागत, मेजर जनरल असवाल का प्रेरणादायक संदेश। हल्द्वानी में आपसी विवाद में भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट 2026 को बताया उत्तराखंड के लिए वरदान। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में तहसील दिवस के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति से फरियादी परेशान दिखे। बनबुलपुरा से आए पार्षद शकील सलमानी ने अधिकारियों के गैर मौजूदगी की शिकायत की। उनका कहना है कि हर महीने के पहले मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस फरियादियों की समस्या का समाधान करने के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन अधिकारियों का न आना निराशाजनक है। सलमानी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण फरियादियों को समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया। वहीं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कहा कि सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और जो विभागों से संबंधित थी उन्हें तुरंत हस्तांतरित कर दिया गया है। तहसील दिवस की इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। फरियादी अब अधिकारियों की नियमित उपस्थिति की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों, एक साल पहले उनका कई कर्मचारी खाली आ जाते हैं खाना पूर्ति के लिए। सर, उत्तराखंड सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन तो होता है, खाना पूर्ति के लिए बोर्ड भी लगा हुई है एक तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने एक छत के नीचे और हमारी समस्याओं को हल करें। लेकिन निराशा की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग है वो पता नहीं, बिजली विभाग वालों का वो तो आए थे साथ, पुलिस विभाग का पता नहीं, तहसील के भी पटवारी उटवारी कोई एक नहीं मिलेगा आपको। तो हम ही चाहते हैं कि तहसील दिवस में जो अधिकारी नहीं आते या तहसील दिवस में जो उसको हल्के में लेते हैं, तहसील दिवस को, सरकार के आदेश को, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि तहसील दिवस में आए और आम जनता की समस्या को सुने। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और लोन भी और या तहसील स्तर से पत्राचार भी किया जाता है कि आज दिवस को ऐसे तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये अनुमान हम 11 बजे से 1 बजे तक इसका आयोजन करते हैं। आज हमको कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई और तत्काल मौके पर संबंधित अधिकारियों कार्यों को निर्देशित किया गया कि इसका आप तत्काल निस्तारण करें। साथ ही कईयों का निस्तारण आज मौके पे भी हुआ है। इसके अलावा कतिपय विभाग के कर्मचारी उपलब्ध जो उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध यहाँ से कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाब ने इसे संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। मजहर नवाब ने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है, जिससे देश के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं जो राज्य के विकास में योगदान देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिले और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के और हमारे
जो सैनिक हैं, देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा आम गरीब कल्याणकारी योजनाओं में जो अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं हैं, सबसे पहला बजट ये ऐसा है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण निधि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसकी भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है, यहाँ का विकास हो रहा है, यहाँ के युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। और इस बजट में सबसे बड़ी चीज जो महिलाओं का विशेष ध्यान पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी की योजना है उसको बढ़ाया है। इसके अलावा इनकम टैक्स में और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरीके से हर क्षेत्र में बजट का ध्यान रखा गया है। और यहाँ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी उत्तराखंड में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका पैसा भी आवंटित करने के लिए उस बजट में प्रावधान रखा गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विशेष उत्तराखंड का ध्यान रखा है और उत्तराखंड आज प्रगति की ओर, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके की योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को केंद्र सरकार ने मान्यता दी, वरीयता दी और वरीयता देते देते उसको बजट में शामिल किया और एक बड़ा बजट उत्तराखंड का ध्यान रखते हुए दिया गया है। इससे उत्तराखंड भारत के प्रथम राज्य के रूप में विकास में आएगा। हम देश के प्रधानमंत्री का एक बार और धन्यवाद देते हैं और इस बजट का सम्मान करते हैं। इस बजट को पूरी तरीके से हम देश के हित में मानते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए बधाई देते हैं। रामनगर के शाइनिंग स्टार स्कूल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्कूल को विप्रो अर्थियन राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में दिया गया, जहां शाइनिंग स्टार स्कूल के 4 छात्रों, एक शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, विप्रो अर्थियन 2025 में देश भर के 18 राज्यों के 2000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था। स्टार स्कूल को स्टेबिलिटी एजुकेशन में असाधारण प्रयासों के लिए चयनित किया गया। स्कूल के कचरा पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े और कागज के बैग का उपयोग और स्कूल तथा समुदाय स्तर पर कंपोस्टिंग जैसे मुद्दों पर नवाचार किए गए। देखिए, संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि जो अनियंत्रित विकास इस देश के भीतर जो मॉडल डेवलप हो रहे हैं, उसके अल्टरनेट एक नए तरीके का डेवलपमेंट हो कि हम अपने नेचर को समझें, जानें और हम उस आधार पे विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ें। हालांकि हम जिस स्तर पे बहुत छोटा सा हम लोगों का कामकाज है, लेकिन जो अवार्ड और जो विप्रो अर्थियन अवार्ड हमारे स्कूल को मिला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ अपने इलाके में, कम्युनिटीज में प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के जो अवेयरनेस थी वो हमारे बच्चों ने घर घर जा करके चलाई है। और मकसद हमारा ये है कि हम अपने कैंपस को जीरो वेस्ट करें, सारी चीज़ों को रिसाइकलिंग में लेके आए। जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, या हम ये भी सपना देखते हैं आने वाले समय में कि जैसे छोटी छोटे बर्थडे पार्टीज होती है उसमें प्लास्टिक वेस्ट खूब सारा आता है, तो हम स्कूल के भीतर एक प्लेट बैंक डेवलप करने वाले हैं ताकि बच्चे स्कूल से प्लेट्स को, ग्लास को अपने घरों में ले जाएं और छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज में अनावश्यक वेस्ट को वो अवॉइड करें। तो इस तरीके के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस को ला रहे हैं और बच्चों के माध्यम से समाज को संवेदनशील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर हमने प्रकृति नहीं बचाई तो हम भी आने वाले समय में नहीं बचेंगे।
सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे बाट के वासियों को, काशीपुर नगर को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने बाट को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। रुद्रपुर में कल्याणी नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने की। बैठक में सिडकुल क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना ट्रीटमेंट किए गए औद्योगिक पानी को किसी भी हालत में कल्याणी नदी में न छोड़ा जाए। उन्होंने कंपनियों को उनके ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया है, जहां सीडीओ ने कहा कि यदि किसी कंपनी का दूषित पानी नदी में गिरता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं कल्याणी में डालूंगा, लेकिन सर अभी बैठक में शुरू मैंने जो कंसेंट देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो कल्याणी रिवर हमारा है उसमें जो भी पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो घरेलू पोल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। उसी संदर्भ में देखिए हमारे एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो यहाँ पे विभिन्न फैक्टर्स जैसे चाहे इंडस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन और उनका पोल्यूशन हो, चाहे वो नगर निगम की जो नमामि गंगे में हमारी जो डीपीआर गई है उससे कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए गठित की गई थी। तो उन्हीं की आज यहाँ पे इंडस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग की गई जिसमें हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हमारे आरएम सिडकुल, इंडस्ट्रीज के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इसमें यहाँ पे आज एक बहुत क्लियर कट निर्देश दिया गया है कि जितनी भी हमारी ऐसी एजेंसीज, इंडस्ट्रीज यहाँ काम कर रही है सिडकुल एरिया में जिसमें कल्याणी में डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो नंबर 1 वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज हो उनकी, चाहे वो ईटीपी हो, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे वो हमारे सिडकुल का ही सीटीपी हो, सबसे पहले तो उनकी फंक्शनिंग चेक की जाए। कोई भी पोल्यूशन अगर कर रहा होगा तो उन्हें हमारे द्वारा एक समय दिया गया है और आगे उन पे हेफ्टी फाइन्स और कार्रवाई की जाएगी। और एक मैसेज भी है कि आने वाले दिनों में अब यहाँ पे रैंडम चेकिंग्स भी की जाएंगी और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री पाई जाती है जो डिस्चार्ज कर रही है और एनवायरमेंटल मानकों का पालन नहीं कर रही है तो उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किच्चा विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद से उन पर लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजेश शुक्ला ने बताया कि हाल ही में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पर हुए हमले से उनका नाम जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में यह साबित हो गया कि हमला खुद विधायक के बेटे ने अपने ऊपर कराया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को उनके खिलाफ 30 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए एक बीडीसी और
उनके पति ने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। हालांकि जांच में ये सामने आया कि बीडीसी और उनके पति को कुछ लोगों ने बहकाकर आरोप लगाने के लिए मोहरा बनाया था। बाद में मन्नू पाल नामक बीडीसी महिला के पति ने शपथ पत्र देकर माफी भी मांगी। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि गदरपुर विधायक और विपक्षी दल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिश रचने में शामिल है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं। लेकिन मेरे साथ एक दुश्मन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। लगातार मुझे षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमला कराकर अपने परिवार पर बदनाम करने की कोशिश के तहत बयान दिए गए, और उससे पहले आपने देखा होगा जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निपटा, उसके बाद 1.5 महीने बाद एक बीडीसी मेंबर जो महिला है उसके पति से मुझ पर आरोप लगवा दिया गया कि इन्होंने 30 लाख रुपए हमसे लिए थे। आज मुझे आपको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रधानमंत्री के यहाँ की, तो जब जांच आई तो उन्होंने पुलिस को एफिडेविट दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझसे राजनीतिक दबाव में प्रलोभन देकर के ये आरोप लगवाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि राजेश शुक्ला का जन्मदिन था 13 अक्टूबर को, उससे ठीक एक दिन पहले वो एक धमाका करके उनके चरित्र हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें उसको शामिल किया गया। मेरे चरित्र हत्या के लिए एक योजना बनाई गई है, एक पीआर कंपनी हायर की गई है, और नित्य रोज एक षड्यंत्र पेश किया जाता है, झूठ बोला जाता है। मैं इस सत्य को सामने लाने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। सुन रहा था पांडे जी का बयान, डीजीपी से मिले, उन्होंने ये कहा वो कहा, बड़े आदर्शों की बात की। मुझे खुशी है कि 900 चूहे खाने के बाद कम से कम दिल्ली हज को जा रही है। वैसे तो 1000 चूहे भी खा सकती थी अगर मौका मिलता तो, अभी 100 कम रह गए। मुझे तो वसीम साहब का एक शेर याद आता है कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं ऐसे नहीं हो तुम। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रुद्रपुर में पुलिस ने पैरामिलिट्री के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों को संदेश दिया कि किसी भी तरह से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कोतवाली से फ्लैग मार्च आरंभ कर गोटिया, सुभाष कॉलोनी, डीडी चौक, खेड़ा होते हुए किच्छा रोड पर फ्लैग मार्च का समापन किया गया। इस दौरान रुद्रपुर सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह से नशे की बिक्री क्षेत्र में ना हो, इसको लेकर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई आसपास में नशे का कारोबार करता पाया गया तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि पुलिस कार्यवाही कर सके। देखिए, आज रुद्रपुर शहर के अंदर पुलिस और आरएएफ की ज्वाइंट फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च किया गया है। यह एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य नागरिकों में और जनता में विश्वास की भावना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, ये इसका उद्देश्य रहा। प्रकाश चंद जोशी, उमाओं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर
हम सब एक संकल्प लें, हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले अनघ सक्सेना ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अनघ सक्सेना ने इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पर अपने विचार रखे। अनघ सक्सेना ने बताया कि मेरे विचारों की प्रासंगिकता और व्यवहारिकता को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उसमें से 3 बिंदुओं को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में जगह दी, जिससे ये सिद्ध होता है कि युवाओं के विचार को सरकार गंभीरता से लेती और इन विचारों के आधार पर अपना रोड मैप तैयार करती है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के नेशनल लेवल में जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष हमारे भारत के युवाओं की आवाज़ बनकर जो आइडियाज़ रखे थे वो कुछ इस प्रकार थे कि पहला आइडिया था टियर 2 टियर 3 शहरों को प्रोडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर्स में परिवर्तित करना। दूसरा आइडिया था फर्नीचर, डोमेस्टिक फाइबर और हार्डवेयर जैसी चीज़ों के लिए इन्फ्रेंट सेक्टर्स के लिए लक्षित PLI स्कीम्स को मेड इन भारत लेबल से आबद्ध करना। और तीसरा आइडिया था टियर 2 टियर 3 शहरों के MSMEs, कारीगरों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना। तो इन सभी आइडियाज़ का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें 2026 के यूनियन बजट में दिखता है, जो कि हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि यह एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। रामनगर में भारतीय पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल ML असवाल रामनगर पहुंचे, जहां लखनपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेजर जनरल असवाल ने कहा कि फौजी कभी रिटायर नहीं होते हैं, उनकी देशभक्ति हमेशा बनी रहती है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से अपील की है कि वे रिटायर होने के बाद भी अपने अनुभवों को साझा करें और समाज की सेवा में सक्रिय रहे।
यार एक बात टाइम दिया है, मैं पुनः देखिए, रामनगर में मैंने पहले भी नोटिस किया था कि यहाँ पर हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही संगठित तौर पे हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं नैनीताल के रौतेला साहब, उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस बार आए थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सम्मान मिला, कुछ को राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया, कुछ को हमारे सेना अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया। तो एक तो उनको बधाई भी देना था, इसलिए भी आया हूँ, और दूसरा हमारे जो यहाँ पे संगठित एक हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, किस तरह से वो हमारे यहाँ पर और लोग हैं जो और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, अपना समाज में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन वो लोग दे सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमने जोर दिया है। और हमारे एनसीसी के जो कैडेट आए थे यहाँ पे आज, उनको देख के तो बहुत ही जोश जज्बा सबको बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, रिटायरमेंट होने के बाद भी किस तरह से वो अपने समाज के बारे में सोचता है और किस तरह डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। इस चीज़ का उनको महत्व समझाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही यंग एज में बहुत टेंडर इनका इस समय दिमाग रहता है। तो जो चीज़ इस समय इनके दिमाग में छप जाएगी वो हमेशा उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। और हमने अगर अपने जो भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसको हमने अच्छे रास्ते के ऊपर डाल दिया तो राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र और एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में कोई मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। सर, अगर बात करें अग्निवीर योजना सरकार ने लागू की है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मेहनत करते हैं, फौज में जाने का एक जज्बा बच्चों में होता है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सैनिकों की भूमि है, तो उसको आप किस रूप से देते हैं कि जो सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है? देखो, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी एक योजना है। इसके तहत हमारे देखिए इतने बच्चे प्रयास करते हैं और उसमें और कुछ ना हो तो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनने का उनको पूरा मौका मिलता है। और जितना भी उस समय रहते हैं, जो रहते हैं, उनको एक अच्छा पैसा भी उनको मिल जाता है, अपना कुछ कार्य करना चाहें उसमें भी उनको मदद मिलती है। और अभी तो सरकार ने और सारे कई उनको रिजर्वेशंस कई जगहों पे कर दिया। बीएसएफ की बटालियन से उनको 50% का रिजर्वेशन उनके लिए कर दिया, जो अग्निवीर किए हुए होंगे उनके लिए लिखित परीक्षा ये वो कई सारी उन्होंने माफ़ भी कर दिए। तो अच्छी स्कीम है। और अच्छे सभी नागरिकों को अगर एक डिसिप्लिन रहने का, डिसिप्लिन तरीके से अपना जीवन बनाने का अगर उनको मौका मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। बाहर के देशों में तो कंपलसरी होता है, तो हम उतना नहीं कर पाते कि हमारा बहुत पॉपुलेशन को देखते हुए, परंतु जितना भी हम लोग कर सक रहे हैं अपने नागरिकों को एक अच्छा डिसिप्लिन उनको बना रहे, अच्छे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से उनको अपने देश के प्रति तैयार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हल्द्वानी के बरेली रोड क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई, जहां एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी संदीप जायसवाल ने अपने भाई सोनू जायसवाल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, आरोपी संदीप पहले भी हत्या के मामले में सजा काट चुका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान एफएसएल की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और ये अभियुक्त पर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम,
यूनिकॉर्न नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने विशेष रूप से इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल्स के विकास को उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए फायदेमंद बताया है। धामी ने कहा कि इस बजट से आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। खास मिलने वाला है, चाहे पर्यटन में हो, तीर्थाटन में हो। इसके अलावा रेलवे का आपने कहा एक बड़ा बजट मिला है, 26% की बढ़ोतरी पुराने बजटों में। कितने टोटल बजट से काम है? टोटल बजट कितना काम हो जाए? उत्तराखंड राज्य को इस बजट से जो प्रावधान नए बजट में किया गया है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। उसी का परिणाम है कि केंद्र की 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, परियोजनाओं के क्षेत्र में, रेल, रोपवे, हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में गतिमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शी बजट को प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।